मैंने आज सुबह भी इसका जिक्र किया था कि मतलब सत्तारूढ़ पार्टी कहीं की भी हो, मतलब चुनाव आयोग पर हमेशा वो इल्जाम लगाएगी। मैं 2005 केजे राव, बिहार में कितनी बूथ कैप्चरिंग होती थी, केजे राव स्पेशल ऑब्जर्वर बन के गए, वहां पर सबसे पहले केंद्रीय बलों की तैनाती हुई, संदिग्धों को बकायदा चेतावनी दी गई, वार्निंग दी गई। उस वक्त भी आरजेडी ने आरोप लगाया कि ये तो निष्पक्ष चुनाव है ही नहीं, ये तो पक्षपात कर रहे हैं। टीएन शेषन के समय भी यही हुआ। क्या नहीं पॉइंट है वैसे? अब सोचिए, सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा कहती है नहीं तो ये तो फेयर इलेक्शन है ही नहीं, जब नतीजे उनके पक्ष में आते हैं नहीं तो जनादेश। एक बड़ा इत्तेफाक बताओ, मुझे किसी ने मेरी ही एग्जिट पोल की 2014 की एक क्लिप भेजी जिसमें एक बड़ा सेगमेंट था सवाल पूछने का, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी। और 2014 में आप सब जानते हैं कांग्रेस बुरी तरह से हारी और नरेंद्र मोदी की जी की सरकार आई। तो अब सत्ता में कौन थी? सत्ता में तो कांग्रेस थी, और अगर उसको इतना बड़ा मैनिपुलेशन कर लेती तो वो हारती कि वो तो करप्शन के चार्ज पे उसकी गवर्नमेंट ही चली गई। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि एक बार जब ये शिवम त्यागी जी ने भी सही बात बोली कि भाई शोभना का भी सवाल सही है, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा एक नागरिक होते हुए वोटिंग राइट गया है, और किसी को ये नहीं डाउट होना चाहिए कि भाई चुनाव अब मैं इस सवाल से इधर होते हैं। अब ये मुझे लगता है इस पे हमने काफी डिस्कशन कर लिया। अक्कू श्रीवास्तव, जो मैं सुबह भी कह रही थी, विपक्ष के लिए ये जो लड़ाई है ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है। आप समझ रहे हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसके बाद लोकसभा चुनाव खड़ा हो जाएगा, गुजरात का चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एक के बाद एक चुनाव जो है विपक्ष कहीं ना कहीं बिल्कुल मुंह की खा रहा है। आरजेडी ने बिहार में खाया, महाराष्ट्र में जो हाल हुआ, तो क्या लग रहा है कि ये जो विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है, इसके लिए ये लड़ाई बहुत अहम होती, जो इससे अच्छे से लड़ी नहीं? बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के लिए मेरा तो मानना है कि कम से कम एक आध नेता, एक आध बड़े लोग रहना चाहिए, पार्टियां रहनी चाहिए। लेकिन हालात जरूर ऐसी हो गई है कि अभी फिलहाल वो स्थितियां गायब होती जा रही हैं। केरल में एक विपक्ष हटेगा, दूसरा विपक्ष आ जाएगा। तमिलनाडु में जैसी हालत चल रही वैसे ही चलेगा। तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा तो वो एक बड़ा संकेत होगा, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा इंडिया ब्लॉक को। लेकिन एक रोचक डाटा आया, जैसे क्योंकि ये बहुत 100% चीज़ें तो है नहीं, तो वो डाटा है फलौदी सट्टा बाजार का। वो पता नहीं कहाँ से आगे आया। अभी लेकिन पिछली बार गलत साबित हो गया था फलौदी आपका महाराष्ट्र में। अब ये भी है कि फलौदी में बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल में 142 से 148 सीटें मिलेंगी, टीएमसी को 132 से 138 मिलेंगी, जो आप लोग लगभग बता रहे हैं। और सट्टा बाजार में भाव 90 पैसे से 1 रुपये 10 पैसे के बीच झूल रहा है बीजेपी के लिए। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये भगवान जाने। सट्टा बाजार की बात हुई है, सट्टा बाजार का डेटा, शाम का डेटा मैच कर रहा है। मतलब भाई देखिए, अब अगर वही मिल रहा है तो मैं क्या करूँ? ये जो अवैध घुसपैठियों का मुद्दा, जिसका मतलब पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिलता, एआई के सर्वे में आया है। आप लोग जब ग्राउंड में थे, ये बड़ा मुद्दा था? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, घुसपैठियों का जो मुद्दा है, चाहे वो असम हो चाहे वो बंगाल हो, ये दोनों प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे घुसपैठियों से काफ़ी लोकल लोग बहुत दिक्कत में हैं। और वो लोकल लोग जो है वो 2014 से पहले से भी दिक्कत में। ऐसा नहीं कि 2014 में भाजपा की सरकार आई उसके बाद ये दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं, उससे पहले भी ये दिक्कतें रही हैं। और वो दिक्कतें 2019 में नज़र आई, जब चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट सबमिट करी। आपको याद हो 2021 का जो वायलेंस था, उसमें कुछ 5000 लोग, फैमिलीज़ चली गई थी असम में। तो वो जो दिक्कतें हैं वो आज भी नज़र आ रही हैं। और उसी कारण से जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं, जिसका ये मैं देखूँ अगर समीकरण जो नज़र आ रहा है, वो भाजपा इसीलिए सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी बनती हुई नज़र आ रही है बंगाल में। और क्यों ना आए, क्योंकि जिस तरीके से वो दिक्कतें थी, उसका कहीं ना कहीं गुस्सा, जो एंगर था, वो वोटिंग में नज़र आएगा ही आएगा। हालांकि मुझे ये अभी भी इस बात से मैं शिवम त्यागी के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो इस बार इसलिए भी हुए क्योंकि सेंटर की वहाँ पे जो पावर थी, वो सेंटर की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, अगर वो ना होती तो शायद वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना होता। वो फ्री एंड फेयर हुआ ही इसलिए क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस आज वो मौजूद थी वहाँ पर। जी बिल्कुल जी दत्ता जी। जब मैं बंगाल और असम पे जब मैं ट्रैवल किया हूँ, ये घुसपैठी वाला मुद्दा को लेके, असम पे जब मैं नॉर्मल नागरिक से पूछा हूँ कूने लागे इन एसएमएस, तो सब ने कहा मियाँ ने लागे मामा लागे, यानी कि हेमंत बिश्व शर्मा को मामा बोलते हैं, मामा लागे मियाँ ने लागे इन असम। और बंगाल में जब गया हूँ तो महिलाओं ने कहा है कि दादा ए बार शाखा सिंदूर पौड़ा लड़ाई, यानी कि सिंदूर की शाखा और
पला, जो बंगाली मैरिड वुमेन, उनकी लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। तो घुसपैठी जो है वो आसाम पे भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बंगाल पे भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और पिछले 30-35 साल का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन पूरे दोनों स्टेट में हुआ है। तो इसलिए एक जेन्युइन विषय है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर, इसमें प्रसून जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आसाम का बारपेटा जिला है, हम बहुत सारी झुग्गियों में गए थे पड़ताल करने के लिए, अलग अलग राज्यों में सेटलमेंट। तो एक बारपेटा एक जिला है आपके यहाँ। बारपेटा के नाम पे हरियाणा में, पानीपत में, यूपी के लखनऊ में, मध्य प्रदेश में, कानपुर में, अलग अलग जगहों पे आपको ये पूरा सिंडिकेट मिलेगा। ठीक ऐसे ही बंगाल वाला पैटर्न है जो आपको मिलेगा मुर्शिदाबाद के नाम पे, कि मुर्शिदाबाद से। लेकिन बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में उन जगहों में रहने वाले लोग वहाँ के नहीं। बीजेपी ने इस बार आसाम चुनाव में भी और बंगाल चुनाव में भी उस पर बहुत काम किया। SIR यहाँ पे बहुत कारगर साबित होगा मुझे लगता है। घुसपैठियों का वोट बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में रोका है अब तक, और उसकी पहली झलक आपने देखा था कि जो ये दक्षिण परगने वाले जो इलाके थे वहाँ से लोग जा भी रहे थे, आपने देखा था। ये वो लोग थे जो आए तो थे लेकिन उनका दस्तावेज नहीं बना था। लेकिन ठीक है, जो वैसे इलाके पश्चिम बंगाल के या आसाम के जहाँ पे लोग बहुत पहले आए, उन लोगों ने लैंग्वेज सीख ली। जैसे बारपेटा में 42% से ज़्यादा लोग बंगाली बोलते हैं, जबकि वहाँ की लैंग्वेज असमीज